आज का हमारा टॉपिक है वांडर वाल गैस समीकरण, जिसे हम वास्तविक गैस समीकरण भी कहते हैं। इससे पूर्व आप आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैसों के व्यवहार, वास्तविक गैस और वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन को स्टडी कर चुके हैं। वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन का जो मुख्य कारण था, उसमें आपने स्टडी किया था कि आदर्श गैसों में हम अणुओं के आयतन को शून्य या नगण्य मानते हैं और अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बलों को भी शून्य मानते हैं, जबकि वास्तविक गैसों में न तो अणुओं का आयतन जीरो होता है और ना ही उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण के बल का मान शून्य होता है। और दाब परिवर्तन पर इन के आपेक्षिक मान, आकर्षण और आयतन के आपेक्षिक मान परिवर्तित होते रहते हैं और उसी के सापेक्ष इनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। वान डर वाल ने वास्तविक गैसों में अणुओं के आयतन को कंसीडर करते हुए अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कंसीडर करते हुए आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में संशोधन किया और उस संशोधन के उपरांत जो समीकरण प्राप्त होती है वही समीकरण वान डर वाल गैस समीकरण कहलाती है। आज हम उसी वान डर वाल गैस समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। मान लेते हैं कि n मोल आदर्श गैस का T केल्विन ताप Pi आदर्श गैस के लिए दाब पर आयतन Vi है। तब आदर्श गैस समीकरण PiVi = nRT जैसा इक्वेशन नंबर 1 में हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि अनुरूप होगी। जैसे अभी हम बता रहे थे कि वास्तविक गैसों में अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता है। जब आयतन नगण्य नहीं है तो अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन भी पात्र के आयतन के बराबर नहीं हो सकता और अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान भी जीरो नहीं है। तो अणुओं की उपस्थिति में जो अणु पात्र की दीवार से टकरा रहा है उसके बल या दाब का मान भी स्वतंत्र दाब या बल के बराबर नहीं हो सकता। तो स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन में आदर्श गैस के आयतन की तुलना में परिवर्तन करना पड़ेगा और दाब के मान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले हम एक एक करके इन परिवर्तनों को ले लेते हैं या इन संशोधनों को ले लेते हैं और पहला आता है आयतन संशोधन। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता है। मान लेते हैं पात्र का आयतन V है जिसमें गैस उपस्थित है। तो जितना आयतन वास्तविक गैस के अणु घेरते हैं उतना आयतन अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन प्राप्त करने के लिए पात्र के आयतन में से अणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन को घटाना पड़ेगा, तब स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध स्थान होगा। जो आयतन अणुओं के द्वारा घेरा गया है वह आयतन वर्जित आयतन कहलाता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है। यदि हम ये मान लें कि 1 मोल वास्तविक गैस के लिए वर्जित आयतन स्मॉल b के बराबर है तो n मोल के लिए यह nV होगा, n टाइम्स होगा। और जो
पात्र का आयतन है उसे हम V मान लें, तो स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन आदर्श गैस के लिए उपलब्ध आयतन की तुलना में कुछ कम होगा। तब कितना कम होगा? जो वर्जित आयतन है उसके बराबर कम होगा। n मोल के लिए वर्जित आयतन का मान Nv है, तो स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन V में से जो पात्र का आयतन है Nv आयतन कम हो जाएगा। तब संशोधन होने के बाद आयतन Vi बराबर V माइनस Nv, जो समीकरण 2 के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये जो समीकरण 2 हमें प्राप्त हो रही है, इसमें Vi का मान जो पात्र का आयतन है V, उसकी तुलना में Nv कम होकर के प्राप्त हो रहा है। और V हम जैसे बता रहे थे क्या है? वर्जित आयतन है। तो पहले हम इस वर्जित आयतन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और अलग से भी क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो टॉपिक चेंज करते हैं। वर्जित आयतन का वर्जित आयतन का परकलन या कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि जो गैस उपलब्ध है उस गैस के अणुओं का व्यास सिग्मा के बराबर है, तो उनकी त्रिज्या σ/2 होगी। तो यह इस डायग्राम में आप देखिए कि σ/2 के दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो दोनों जो कंबाइंड हो रहे हैं तो सिग्मा व्यास के बराबर दूरी में वो और नज़दीक नहीं जा सकते। एक का त्रिज्या σ/2 है, दूसरे की त्रिज्या σ/2 है। तो ये इस क्षेत्र में और नज़दीक यानी सिग्मा से कम दूरी पर उनको नहीं लेके आया जा सकता। तब ये देखिए इस आयतन में और अणु प्रवेश नहीं कर सकते। तो एक अणु युग्म के लिए सिग्मा त्रिज्या वाले आयतन में गोले में अणु का प्रवेश नहीं हो सकता। तो ये जो वर्जित आयतन है एक अणु युग्म के लिए कितना होगा कि सिग्मा व्यास के गोले के बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। तब एक अणु युग्म के लिए वर्जित आयतन 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। जैसे आप जानते हो कि किसी गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ ये जो गोले का युग्म है जिसके लिए वर्जित आयतन की हम गणना कर रहे हैं वो कितना है? सिग्मा त्रिज्या वाले गोले के बराबर है। तो एक अणु युग्म के लिए वर्जित आयतन का मान 4/3 पाई सिग्मा क्यूब होगा। युग्म में दो अणु हैं तो एक अणु के लिए वर्जित आयतन, ये जो आयतन प्राप्त हुआ उसका आधा होगा। तो एक अणु के लिए वर्जित आयतन 1/2 4/3 पाई सिग्मा क्यूब के बराबर होगा। और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 से 3 का गुणा करेंगे 4/6 पाई सिग्मा क्यूब, और 4 और 6 2 से कटेंगे तो 2/3 पाई सिग्मा क्यूब समीकरण 3 के अनुरूप हमें प्राप्त हो जाता है। जबकि एक अणु का वास्तविक आयतन, जैसे अणु को गोलाकार मान रहे हैं हम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर बराबर हम त्रिज्या σ/2 मान करके चल रहे हैं। तो एक अणु का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई σ/2 होल पावर 3 होगा। सॉल्व करेंगे इसे तो 1/6 पाई सिग्मा क्यूब होगा। और इससे अनुरूपता लाने के लिए, समीकरण 3 के अनुरूप बनाने के लिए हम इसमें 4 से भाग दे दें, 4 से गुणा कर दें, तो 1/4 ब्रैकेट के बाहर रखते हुए इंटू 2/3 पाई सिग्मा क्यूब, जो समीकरण 4 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। अब इन समीकरण 3 और 4 में हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। समीकरण 3
और 4 से देखिए एक अणु का वर्जित आयतन कितना है, 1/4 एक अणु का वर्जित आयतन। तो एक अणु का वर्जित आयतन कितना हो जाएगा, 4 गुणा एक अणु का वास्तविक आयतन। और वास्तविक आयतन कितना है, 4/3 पाई सिग्मा बटे 2 की घात 3। तो n मोल के सापेक्ष एक मोल के लिए निकालेंगे तो एक मोल में कितना होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु उपस्थित होते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु उपस्थित हैं, तब इस वर्जित आयतन का मान V बराबर 4n, n अवोगाद्रो संख्या है कैपिटल N, 4/3 पाई सिग्मा बटे 2 होल पावर 3 के बराबर होगा। इस वर्जित आयतन को, ये वर्जित आयतन एक मोल के लिए है, अगर n मोल के लिए है तो इसमें n का मल्टीप्लाई होगा। और इसको हम जब पात्र के आयतन में से घटाते हैं तो अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए आयतन हमें प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से हम दाब को संशोधन कर लेते हैं और दाब संशोधन प्रेशर करेक्शन को हम लेते हैं। अब हम लेते हैं दाब संशोधन। दाब संशोधन के लिए जैसे हम मान रहे थे कि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण उपस्थित नहीं होता है। तो आकर्षण उपस्थित नहीं होता है तो एक अणु की उपस्थिति पर या उसके वेग पर अन्य अणुओं की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक अणु को अन्य अणु आकर्षित करते हैं तो उसके वेग पर और जो टकराते समय लगने वाला बल है, इम्पैक्ट फोर्स है, टक्कर के कारण लगने वाला बल है, उस पर प्रभाव पड़ता है। जो अणु पात्र के मध्य में उपस्थित हैं, दीवार से दूर हैं, तो वो अणु, जैसे इस डायग्राम में मैंने दिखा रखा है, चारों ओर से उपस्थित अणुओं के द्वारा समान रूप से आकर्षित होते हैं। और जब समान रूप से आकर्षित हैं तो उन पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है। लेकिन जो अणु जस्ट पात्र की दीवार से टकराने वाला है, उस पर दीवार की साइड में कोई अणु नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ उपस्थित अणु हैं, वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस आकर्षण के कारण जितने वेग से इस आकर्षण की अनुपस्थिति में अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं, उस वेग में कमी आती है, इम्पैक्ट फोर्स में कमी आती है, और प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल, जैसे हम दाब कहते हैं, कि मान में कमी आती है। हम ये मान लें कि आदर्श गैस के अणु pI दाब से रखते हैं और इस आकर्षण के कारण दाब में कमी P' हो जाती है। तब वास्तविक गैसों के लिए दाब P = PI - P', यानी आदर्श गैस की तुलना में P' मात्रा में कम होगा। तब इस PI का मान PI बराबर P + P' के बराबर होगा, जिसे समीकरण 6 में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यह P' वह दाब है जो वास्तविक गैसों में आकर्षण उपस्थिति के कारण होने वाली कमी को प्रदर्शित करता है। इस दाब में कमी P' को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस P' का मान 2 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 कि जो पात्र की दीवार से टकराने वाला अणु है, उसको बैक साइड से, उसके पीछे उपस्थित अणु कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में आकर्षित करते हैं, और यह आकर्षण इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यह इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। जो इकाई आयतन में उपस्थित अणु घनत्व के बराबर होता है, तो ये घनत्व पर निर्भर करेगा या घनत्व के समानुपाती होगा। दूसरा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने अणु टकरा रहे हैं। टकराने वाले अणुओं की संख्या V
घनत्व के समानुपाती होती है। तो दो कारक हो गए, जो आकर्षण बल है वो भी घनत्व के समानुपाती है, और इकाई समय में पात्र की दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या है वो भी घनत्व के समानुपाती हो गया। तो इस पी डैश का मान हो जाएगा, यदि डी घनत्व का मान है तो पी डैश प्रोपोर्शनल टू डी इंटू डी, यानी डी स्क्वायर। यदि हम ये मान लें कि वी लीटर आयतन में एन मोल गैस के उपस्थित है तो इस घनत्व का मान एन अपॉन वी होगा। तब इन डी का मान यहाँ हम प्रतिस्थापित करें तो पी डैश प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और पी डैश इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को हटा रहे हैं, इजिकल लगा रहे हैं, तो कोई कांस्टेंट ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होगा, जो समीकरण 7 के अनुरूप है। इस समीकरण 7 के मान को हम, जो पूर्व में हमने समीकरण निकाली है 6 नंबर, पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी डैश में प्रतिस्थापित करें तो पी आई इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्राप्त होता है। इन पी आई और वी आई के मान को हम जो आदर्श गैस समीकरण पूर्व में लेकर चल रहे थे, पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी में प्रतिस्थापित करें तो हमें ये समीकरण का रूप मिलेगा पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। या एक मोल के लिए देखें तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। ये समीकरण 8 और 9 दोनों ही वान डर वाल का समीकरण कहलाती हैं, और इनमें उपस्थित स्थिरांक स्मॉल ए और वर्जित आयतन जो स्मॉल बी था, ये वान डर वाल स्थिरांक कहलाते हैं। तो अभी तो यही, और अब इन वान डर वाल स्थिरांकों की प्रकृति निर्धारित करेंगे।